हेलो स्टूडेंट्स, मैं विश्वास कुमार आप सभी का प्रेरणा स्कूल द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज पर आप हार्दिक स्वागत करता हूं। जीव विज्ञान विषय की कक्षाएं अभी लगातार चल रही हैं। 2 चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं और तीसरा चैप्टर जो था जिसमें हमने परागण के बारे में अध्ययन किया वो स्टार्ट हो चुका है। पिछली कक्षा में हमने परागण लेखा का बीजांड में प्रवेश पढ़ा, उसका भ्रूणकोश में प्रवेश किस प्रकार से होता है और दोहरा निषेचन किस प्रकार से होता है वो अपना हो चुका है। आज का जो अपना टॉपिक है वो भ्रूणपोष अर्थात एंडोस्पर्म के बारे में है। एंडोस्पर्म क्या है और इसके कितने प्रकार हैं वो आज हम चर्चा करेंगे। भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म के बारे में आपको बताया था कि भ्रूणकोश जिसको हमने मादा युग्मकोश भी कहा है, भ्रूणकोश के अंदर जब दूसरा नर युग्मक और द्वितीय केंद्रक के मध्य जब निषेचन होता है, जिसको हमने दूसरा निषेचन कहा था या त्रिसंलयन जिसको हमने कहा था, तो त्रिसंलयन के पश्चात भ्रूणपोष अर्थात एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। ये जो भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म है ये आवृतबीजी पादपों में त्रिगुणित प्रकार का होता है और निषेचन के पश्चात बनता है। जो अनावृतबीजी या जिम्नोस्पर्म पादप हैं उनमें भी भ्रूणपोष अर्थात एंडोस्पर्म पाया जाता है, लेकिन आवृतबीजी और अनावृतबीजी पादपों के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है उसमें कुछ अंतर हैं। क्या अंतर है उसकी हम पहले चर्चा करते हैं, उसके बाद हम इसके प्रकार के बारे में लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनावृतबीजी पादप के बारे में। अनावृतबीजी या इनको जिम्नोस्पर्म भी कह सकते हैं, जिम्नोस्पर्म पादप जिनमें सर्वप्रथम बीज का निर्माण होता है। दूसरे पादप अपने पास हैं आवर्तबीजी पादप, और आवर्तबीजी को हमने एंजियोस्पर्म नाम दिया है, एंजियोस्पर्म। ठीक है, दोनों में जो भ्रूणपोष है उसमें क्या अंतर है? पहला अंतर तो ये है कि जो जिम्नोस्पर्म है इनमें भ्रूणपोष जो होता है अगुणित होता है, हमेशा अगुणित अर्थात एन होता है, जबकि जो आवृतबीजी या एंजियोस्पर्म पादप हैं इनमें भ्रूणपोष होगा त्रिगुणित होगा अर्थात 3n होता है। पहला अंतर दोनों में ये है, अनावृतबीजी में भ्रूणपोष जो होगा अगुणित होगा और आवृतबीजी में भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। दूसरा अंतर दोनों में ये है, अनावृतबीजी में जो भ्रूणपोष है ये निषेचन से पहले बनता है, निषेचन से पहले या निषेचन से पूर्व इसका निर्माण होता है। निषेचन से पहले ही भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है अनावृतबीजी पादप में, और आवृतबीजी में इसका जो निर्माण है वो निषेचन के पश्चात होता है। आवृतबीजी में निषेचन के पश्चात जो होगा भ्रूणपोष का निर्माण होगा। तो आवृतबीजी और अनावृतबीजी में भ्रूणपोष को लेकर ये 2 महत्वपूर्ण अंतर है जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि भ्रूणपोष जो है वो आवृतबीजी पादपों में कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर 3 प्रकार से भ्रूणपोष जो है वो आवृतबीजी पादपों में पाया जा सकता है। 3 प्रकार कौन कौन से? पहला जो प्रकार है वो अपना है केंद्रकीय, उसके बाद कोशिकीय के बारे में अध्ययन करेंगे, और उसके बाद तीसरा जो प्रकार है हेलोबियल। 3 प्रकार से भ्रूणपोष जो पाया जा सकता है आवृतबीजी पादपों के अंदर। पहला प्रकार इसका है केंद्रकीय। केंद्रकीय भ्रूणपोष ये केंद्रक से संबंधित है, केंद्रक न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इसको कह सकते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। दूसरा जो प्रकार है कोशिकीय। कोशिकीय भ्रूणपोष, कोशिका से कोशिकीय बना है, इसको हम कह सकते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। और तीसरा प्रकार है हेलोबियल। हेलोबियल भ्रूणपोष हेलोबियल एंडोस्पर्म।
ठीक है, 3 प्रकार से आवृतबीजी पादप में भ्रूणपोष पाया जा सकता है। बात करते हैं पहले प्रकार की, जो है केंद्रकीय भ्रूणपोष। केंद्रकीय केंद्रक से बना है, तो ये किस प्रकार से होगा? पिछली क्लास में मैंने भ्रूणकोष के बारे में पढ़ा था, भ्रूणकोष, और इसमें जब निषेचन हुआ था तो यहाँ बीच में तो क्या बनेगा? भ्रूणपोष बनेगा, और यहाँ नीचे की ओर युग्मनज का निर्माण होगा। ठीक है, अब ये जो भ्रूणपोष है ये ही हम यहाँ 3 प्रकार से पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष की। तो केंद्रकीय जो भ्रूणपोष है वो इस प्रकार से होगा, जैसे ये पूरी जो संरचना है ये कंप्लीट भ्रूणपोष है। ठीक है, यहाँ छोटा है, यहाँ मैंने इसको बड़ा ले लिया है। इस भ्रूणपोष में एक केंद्रक पाया जाएगा, जैसे ये इसका केंद्रक है। इस केंद्रक को हमने नाम दिया था प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो है इसका नाम है। ठीक है, इस केंद्रक में अनेक असंख्य केंद्रक विभाजन पाए जाएंगे। यहाँ पर आपको केवल एक केंद्रक दिखाई दे रहा है, लेकिन इस केंद्रक में अनेक केंद्रक विभाजन होंगे, और अनेक केंद्रक विभाजन होने से यहाँ पर अनेक केंद्रकों का निर्माण होगा। जैसे प्रारंभ में एक विभाजन हुआ तो 2 केंद्रक बने, 2 केंद्रकों में फिर हुआ 4 बन गए, 4 में फिर हुआ 8 बन गए, और इस प्रकार से केंद्रक की जो संख्या वो निरंतर बढ़ती जाएगी। ठीक है, और ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक अब यहाँ नहीं रहेगा। ओके, और ये अनेक स्वतंत्र मुक्त केंद्रक जो आपको दिखाई देंगे। अंदर वाला जो भाग है वो तरल होता है, तो तरल भाग में केंद्रक जो है वो स्वतंत्र रूप से तैरते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। बाद में क्या होता है, ये जो केंद्रक हैं इनके बीच में एक रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। बीच में एक रिक्तिका का निर्माण हो जाएगा, और जितने भी केंद्रक होंगे वो परिधीय क्षेत्र की ओर पाए जाएंगे। जितने भी केंद्रक हैं वो परिधीय क्षेत्र की ओर ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, और ये बीच वाला जो भाग है वो हो गई रिक्तिका। अब यहाँ इस डायग्राम में जितने भी हैं ये आपको केंद्रक दिखाई दे रहे हैं, और इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया है? केंद्रकीय भ्रूणपोष नाम दिया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जितने भी केंद्रक उनमें आगे फिर केंद्र विभाजन होने से अनेक केंद्रकों का निर्माण होगा। कोशिका का निर्माण यहाँ पर प्रारंभ में नहीं होता है, लेकिन इस भ्रूणपोष की परिपक्व अवस्था में बाद में क्या होगा? केंद्रकों के बाहर भित्ति का निर्माण हो जाएगा और कोशिकाएं बन जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि केंद्रकीय जो भ्रूणपोष है ये प्रारंभिक अवस्था में तो केंद्रकीय अवस्था में रहेगा, लेकिन बाद में भित्ति निर्माण होने से कोशिकीय भ्रूणपोष में परिवर्तित हो जाता है। इस केंद्रकीय भ्रूणपोष की हम एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो लगभग 56% जो आवृतबीजी कुल हैं उनमें केंद्रकीय भ्रूणपोष पाया जाता है। केंद्रीय भ्रूणपोष का एग्जाम्पल आप नारियल पानी से ले सकते हैं। नारियल पानी जो होता है वो एक प्रकार का केंद्रकीय भ्रूणपोष है, जिसे हम लिक्विड एंडोस्पर्म कहते हैं। और इस लिक्विड एंडोस्पर्म में अनेक केंद्रक जो आपको दिखाई देंगे। केंद्रकीय भ्रूणपोष जो होगा वो प्रारंभ में केंद्रकीय होगा, लेकिन बाद में इसके केंद्रकों के बाहर कोशिका भित्ति का निर्माण होने से ये कोशिकीय भ्रूणपोष में चेंज हो जाएगा। और एग्जाम्पल में बताया कि लगभग 56% आवृतबीजी जो कुल हैं उनमें केंद्रकीय भ्रूणपोष पाया जाएगा। और इसका और एग्जाम्पल हम लें तो नारियल पानी जो है वो एक प्रकार का केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है, और इसे लिक्विड एंडोस्पर्म या द्रव भ्रूणपोष भी हम कह सकते हैं। ठीक है, नारियल की जो प्रारंभिक अवस्था है इसको हम कच्चा नारियल कह सकते हैं, उसमें पानी होता है तो वो लिक्विड एंडोस्पर्म है। और जब वो वयस्क या परिपक्व अवस्था में होता है नारियल, तो वहाँ पर हमें सॉलिड या ठोस खोपरा प्राप्त होता है जिसका हम तेल निकालते हैं। तो खोपरा जो होता है उसको हम एक प्रकार का कोशिकीय भ्रूणपोष कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रारंभ में क्या होगा? केंद्रकीय भ्रूणपोष केंद्रीय रहेगा, लेकिन बाद में कोशिकीय में परिवर्तित हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से केंद्रक जो है वो आपको असंख्य दिखाई देंगे। दूसरा हम बात करते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष के बारे में। कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या होगा? ये प्रारंभ से अंत तक कोशिकीय अवस्था में ही रहेगा। इसमें होता है कि प्रारंभ में
प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में विभाजन होगा, और पहले एक केंद्रक होता है, इसमें विभाजन हुआ, एक से 2 केंद्रक बने, 2 में फिर विभाजन हुआ तो 4 केंद्रक बने, 4 में फिर होगा, तो ऐसे केंद्रकों की संख्या बढ़ती जाएगी। और हर केंद्रक विभाजन के पश्चात भित्ति का निर्माण भी होता रहेगा। तो यहाँ पर केंद्र के बाहर जो है भित्तियाँ बन जाएंगी। भित्ति का निर्माण होने से ये जो भ्रूणपोष है इसमें आपको कोशिकाएं दिखाई दे रही है, ये सब कोशिकाएं हैं, और इस प्रकार का जो भ्रूणपोष है वो कोशिकीय भ्रूणपोष की श्रेणी में आता है। ठीक है, इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि कोशिकीय भ्रूणपोष होगा वो प्रारंभ से अंत तक कोशिकीय अवस्था में पाया जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे केंद्र विभाजन होगा वैसे वैसे कोशिका भित्ति का निर्माण होने से कोशिकाएं बनती रहेंगी। ओके, और कोशिकीय अवस्था में आपको दिखाई देगा। और इसमें कई बार जो है चूसकांग का भी निर्माण होता है। चूसकांग एक प्रकार के चूसक अंग हैं जो पोषक पदार्थों को चूसने का काम करते हैं। इसमें हम उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर एक कुल है गेमोपेटेली। गेमोपेटेली जो कुल है इसके जो सदस्य हैं उनमें इस प्रकार का कोशिकीय भ्रूणपोष पाया जाएगा। ठीक है, इस वर्ग में जितने भी पादप सदस्य आएंगे उनमें कोशिकीय भ्रूणपोष पाया जाएगा। इसके बाद तीसरा जो प्रकार है हेलोबियल भ्रूणपोष। हेलोबियल जो भ्रूणपोष है इसे हम प्रथम 2 भ्रूणपोष का मिश्रण कह सकते हैं। इसमें आपको केंद्रीय भ्रूणपोष भी दिखाई देगा और कोशिकीय भ्रूणपोष भी दिखाई देगा। किस प्रकार से दिखाई देगा, देखिए, जैसे ये भ्रूणपोष हो गया, ये इसका केंद्रक में प्रथम केंद्र विभाजन हुआ, प्रथम केंद्र विभाजन होने से 2 केंद्रक बन गए। ओके, और प्रथम केंद्र विभाजन के पश्चात इन दोनों के बीच में भित्ति का निर्माण होगा। भित्ति का निर्माण इस प्रकार से होगा कि एक कोशिका छोटी होगी और एक कोशिका बड़ी होगी, और इस प्रकार का जो डायग्राम आपको दिखाई देगा। ठीक है, नीचे वाली कोशिका बड़ी है, ये कोशिका जो है निभाग वाले सिरे की तरफ पाई जाएगी। छोटी कोशिका निभाग वाले सिरे की ओर होगी, और ये जो बड़ी कोशिका है ये बीजांड द्वार वाले सिरे की तरफ पाई जाएगी। बीजांड में जो बीजांड द्वार है, माइक्रोपाइल जो एंड है, उस तरफ ये कोशिका पाई जाएगी। और इसमें आपको यहाँ पर भ्रूण भी दिखाई देगा। ठीक है, यह भ्रूण का विकास तो बाद में होता है, प्रारंभ की अवस्था में ले लें। जैसे युग्मनज जो कोशिका है वो आपको दिखाई देगी। युग्मनज जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जो बाद में भ्रूण जनन द्वारा भ्रूण का निर्माण करेगा। ठीक है, तो हेलोबियल में क्या हुआ है, एक केंद्रक था उसमें विभाजन हो गया, 2 केंद्रक बन गए, 2 केंद्रकों में एक भित्ति का निर्माण हो गया बीच में, और 2 कोशिकाएं बन गई। अब जो बड़ी कोशिका है जो बीजांड द्वार की तरफ है, इसका ये जो केंद्रक है, इस केंद्रक में मुक्त केंद्रक विभाजन होंगे, अनेक केंद्रक विभाजन होंगे और अनेक केंद्रकों का निर्माण हुआ। जैसे ये केंद्रक है, इसमें विभाजन हुआ, 2 केंद्रक बने, 2 में फिर होगा, 4 बनेंगे, 4 में फिर हुआ, 8, 16, ऐसे केंद्रक संख्या जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये जो है वो आपको केंद्रीय भ्रूणपोष के समान दिखाई देगा। और नीचे निभाग की तरफ जो छोटी कोशिका है, इस कोशिका के केंद्रक में भी विभाजन होगा, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक केंद्रक में विभाजन के पश्चात भित्ति का निर्माण भी होगा। तो कोशिकाएं जो साथ साथ बनती जाएंगी, कोशिकाएं साथ साथ बनेंगी, तो यहाँ पर कोशिकीय जो भ्रूणपोष है वो आपको दिखाई देगा, कोशिकाएं दिखाई देंगी। तो ये जो है वो तो केंद्रीय दिखाई दे रहा है, ये तो केंद्रीय हो गया, और ये जो है कोशिकीय आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो केंद्रीय और कोशिकीय दोनों भ्रूणपोष जो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो ये कह सकते हैं कि हेलोबियल जो होगा वो केंद्रीय और कोशिकीय दोनों का मिश्रण या मिक्स्ड फॉर्म या अवस्था होगी। अब इस प्रकार का जो भ्रूणपोष कौन से पादप में पाया जाएगा, तो यहाँ पर पादप हैं एकबीजपत्री। जो एकबीजपत्री पादप हैं, इन पादपों में एक कुल है जिसका नाम है हेलोबियल। हेलोबियल जो कुल है, इसके सदस्य अर्थात इस कुल में कुल नहीं, गण है, ये हेलोबियल गण होता है। हेलोबियल गण के जितने भी सदस्य हैं उन सभी के अंदर इस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाएगा। कोशिकीय भी उसमें आपको दिखाई देगा और केंद्रीय भी दिखाई देगा। ठीक है, तो ये 3 प्रकार से भ्रूणपोष का जो प्रकार है वो कंप्लीट होता है। केंद्रीय में आपको केंद्र दिखाई देंगे,
कोशिकीय में कोशिकाएं दिखाई देंगी, और हेलोबियल जो होगा उसमें बीजांड द्वार की तरफ तो आपको केंद्र की अवस्था दिखाई देगी, और निभाग वाले सिरे की ओर कोशिकीय अवस्था दिखाई देगी। ठीक है, ये बीजांड का जो भ्रूणपोष का जो प्रकार है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। एंडोस्पर्म के जो प्रकार है वो कंप्लीट है, 3 प्रकार पूरे हो चुके हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है भ्रूणपोष का महत्व हम लेते हैं। या कार्य यहाँ कर सकते हो, दो महत्व कार्य दोनों एक ही टॉपिक में आ जाएंगे। यहाँ पर भ्रूणपोष का महत्व क्या है या इसका कार्य क्या होगा, तो इसका जो कार्य है, इसका मुख्य कार्य जो होगा यह वृद्धिशील या वृद्धि कर रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करता है। जो निषेचन के पश्चात युग्मनज बनता है, उस युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है, और युग्मनज के साथ ही भ्रूणपोष का भी निर्माण होता है। तो भ्रूणपोष जो होगा वो यहाँ पर क्या काम करता है, इसका इंपॉर्टेंस भी इसी में आ जाए, कार्य भी इसी में आ जाए। इसका मुख्य कार्य या इंपॉर्टेंस क्या है, जो भ्रूण है उसको पोषण प्रदान करना। युग्मनज एक कोशिकीय है, और उस एक कोशिकीय युग्मनज में अनेक समसूत्री विभाजन होंगे, और अनेक समसूत्री विभाजन होने से बहुकोशिकीय भ्रूण का निर्माण होगा। तो जब भ्रूण का निर्माण होता है तो उसके विकास के लिए कुछ पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, पोषण की आवश्यकता होगी, और वो पोषण भ्रूण को कहाँ से मिलेगा, भ्रूणपोष से मिलेगा। तो भ्रूणपोष का महत्व क्या है, तो महत्व में भी यही आएगा, और भ्रूणपोष का कार्य क्या है तो वो भी यही हो जाएगा कि भ्रूणपोष जो होगा वो वृद्धिशील भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करता है। भ्रूणपोष जो होगा उसमें कई प्रकार के पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि जो हैं पादप प्रजाति के अनुसार संचित रहते हैं, और ये वृद्धि कर रहे भ्रूण के पोषण के लिए पोषण स्रोत का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ से भ्रूण को पोषण मिलेगा और भ्रूण जो होगा उसकी वृद्धि होगी। इसके अलावा कई बार भ्रूणपोष जो होता है, जैसे कोशिकीय भ्रूणपोष आपको बताया था, कोशिकीय भ्रूणपोष में चूसकांक पाए जाते हैं, और चूसकांक की उपस्थिति में बीजांड के जो अन्य भाग है या बीजांड काय का जो भाग हुआ वहाँ से भ्रूणपोष जो होगा पोषक पदार्थों का अवशोषण या चूषण करेगा। ठीक है, ये भी इसका महत्व या कार्य हो जाता है। तो भ्रूणपोष का कार्य क्या है, वृद्धि कर रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करना। या भ्रूणपोष का महत्व क्या है, तो महत्व में भी हो जाएगा कि भ्रूणपोष होगा वो वृद्धिशील भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा। ठीक है, इसके बाद ये जो भ्रूणपोष है ये दोहरा निषेचन का परिणाम है। जब 2 बार निषेचन होता है तब भ्रूणपोष बनता है। तो एक टॉपिक या एक क्वेश्चन यहाँ भी होता है कि जो दोहरा निषेचन है उसका क्या महत्व है, तो ये भी लेते हैं। दोहरा निषेचन जिसको हम दूसरा नाम देते हैं द्विनिषेचन भी कह सकते हैं। द्विनिषेचन का महत्व है, इसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। जो आवर्तबीजी पादपों में 2 बार निषेचन हुआ है उसका महत्व क्या होगा। एक बार जब निषेचन होता है तब तो युग्मनज का निर्माण होता है, और एक बार जो निषेचन है वो अन्य सभी पादपों में आवर्तबीजी के अलावा और जंतुओं में सभी के अंदर एक बार निषेचन तो होता ही है। लेकिन यहाँ 2 बार निषेचन हुआ है तो उससे आवर्तबीजी पादपों में क्या महत्व, क्या लाभ होगा वो हम यहाँ चर्चा करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एक बार जब निषेचन होगा तब युग्मनज बनेगा, और दूसरी बार जब निषेचन होता है जिसको हम दोहरा निषेचन कह रहे हैं, दूसरी बार जब निषेचन होगा तब भ्रूणपोष का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, भ्रूणपोष का निर्माण होगा दूसरी बार निषेचन से। अब भ्रूणपोष का कार्य और महत्व आपको बताया है, वो यहाँ इस द्विनिषेचन के महत्व से भी जुड़ा हुआ है। जब द्विनिषेचन होगा तभी तो भ्रूणपोष का निर्माण होगा, और द्विनिषेचन होने से अर्थात भ्रूणपोष का निर्माण होने से क्या होगा, एक प्रकार की पोषक स्रोत का निर्माण होगा जिसको हम भ्रूणपोष कर रहे हैं। तो ऊपर जो आपको बताया है कि भ्रूणपोष का जो मुख्य कार्य है, महत्व है, वो यहाँ इसके अंदर भी आएगा। जब 2 बार निषेचन या द्विनिषेचन की क्रिया होती है तो भ्रूणपोष का निर्माण होगा, और भ्रूणपोष का निर्माण होने से क्या होगा, जो वृद्धिशील जो भ्रूण है उसको पोषण प्राप्त होगा। ठीक है, तो
ये द्विनिषेचन का महत्व हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ भ्रूणपोष का महत्व है और द्विनिषेचन का महत्व जो वो कंप्लीट होता है। ठीक है, आज की इस क्लास में इतना ही। अगला जो टॉपिक होगा वो अगली क्लास में आपको बताएंगे। धन्यवाद।